Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Choktai, and today we are discussing business ethics, social responsibility in strategic management and concepts. बिजनेस एथिक्स क्या है? एथिक्स आपके नॉर्म्स हैं, आपके जो क्या कहते हैं डूइंग्स हैं, आप जो करते हैं, जो आपका कल्चर है वो है। अब अगर हम एथिक्स का अगर हम लघवी मीनिंग या उसका बेसिक मीनिंग कहें तो एथिक्स क्या होता है कि एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स, ये एक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं दैट गवर्न पर्सनस बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। कि आपके बिहेवियर्स हैं और आपकी काम करने का तरीकाकार, आपके मॉरल्स वो हैं। द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील विद द मॉरल प्रिंसिपल्स, इसको भी हम एथिक्स बोलते हैं। तो ये होती है एथिक्स। और एथिक्स में हम फिर आगे जो कॉर्पोरेट एथिक्स की बात करते हैं तो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट के एथिक्स क्या हैं, हम या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके अपने एथिक्स क्या हैं टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज या टुवर्ड्स इट्स सोशल एथिक्स, की वो सोशली क्या रिस्पॉन्स कर रही है। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो ये वही बात होगी कि ये वो एथिक्स आर बिजनेस एथिक्स आर दोज प्रिंसिपल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किए जाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर की जो है उसको गाइड करते हैं कि हमें अपने बिहेवियर्स को कैसे शेप अप करना है, हमें एनवायरनमेंट कैसा देना है, और हमें डिसीजन मेकिंग में किस तरह से किन किन चीज़ों को बेस करके डिसीजन मेकिंग को हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। द कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब ये कहता है कि जी बिजनेस एथिक का कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। तो कोड अ डॉक्यूमेंट, कोड ऑफ बिजनेस एथिक क्या है? कोड बेसिकली होता है कोडिफाइड फॉर्म, एक लिस्टेड फॉर्म, एक आपका फॉर्म, एक उसकी सारी चीज़ें। तो ये कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स ही एक डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स बिहेवियरल गाइडलाइन दैट कवर डेली एक्टिविटी एंड डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लॉ कह लें, एक कोड ऑफ कंडक्ट कह लें, एक आपको परफॉर्मा दे दें, एक आपको रूल्स दे दें कि जी ये हैं बिजनेस के हमारे एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। इसी के अकॉर्डिंगली हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। ये और एम्प्लॉयज का जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो ये होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट टुवर्ड्स ये होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कोड, ये कोडिफाइड फॉर्म में होती हैं, लिस्टेड फॉर्म में होती हैं, जो कि डिक्लेयर्ड की होती हैं। एथिक्स ट्रेनिंग शुड इंक्लूड, हम एथिक कल्चर की अगर बात करें तो जो अब ट्रेनिंग मॉड्यूल बनता है एथिक्स की ट्रेनिंग का, उसमें एक सीईओ की तरफ से मैसेज होता है, बड़ा क्लियर मैसेज होता है कि जी हमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो सर्व कैसे करेगी, एथिक कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एथिकल नॉर्म्स क्या हैं। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड डिस्कशन ऑफ कोड्स ऑफ एथिक्स, कि हमने कोड कैसे बनाए हैं और उसको कैसे डिस्कस किया है, और कोड ऑफ एथिक्स को कैसे हमने कोडिफाइड किया है और उसको हम आगे एप्रीहेंड कैसे करेंगे। उसके बाद कहता है कि प्रोसीजर्स फॉर डिस्कसिंग एंड रिपोर्टिंग अनएथिकल। फिर अगर कोई मिसकंडक्ट करता है या कंडक्ट की पासदारी नहीं करता है या एथिकल मिसकंडक्ट होता है, तो उस सूरत में क्या सिनेरियोज हैं, उस सूरत में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहता है, और उसकी कोई पेनल्टी है, उसकी कोई सज़ा है, या उस पर कोई डेटरेंट है, या उस पर कोई चीज़ भी ऐसी है कि उसको पनिश करना है, स्नैप करना है, वॉर्न करना है, या रिप्लेस करना है। वर्स्ट सिनेरियो में यही है ना कि उसे आप फायर ऑफ कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप एथिक्स कंडक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर लिखी गई होती हैं। और जब हम एथिक्स, हम कल्चर एक मतलब बना रहे होते हैं चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम उसको जेन में रख के बना रहे हैं। टू अलाइन एथिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इनकॉर्पोरेट एथिकल कंसिडरेशन इनटू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हम एथिकल कंसिडरेशन को अपनी प्लानिंग का हिस्सा रखते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, शामिल करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के अंदर, कि जो प्रोडक्ट बेहतर करेगा, जो लॉज अवॉइड नहीं करेगा, जो अच्छा कंडक्ट करेगा, काम अच्छा करेगा, उसका लोगों के साथ अच्छा होगा, तो उसको हम अप्रेजल्स में डेफिनेटली, अप्रेजल्स वो होता है जो आपकी अप्रिसिएशन होती है, आपके काम की जो एवोल्यूशन होती है, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट का भी एक एलिमेंट होता है, एथिकल कंडक्ट का भी। तो ये अगर आप वो करते हैं, आपका ठीक है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके एथिक्स अच्छे नहीं है या आपका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा नहीं है, तो आपकी अप्रेजल जो है वो एट स्टेज चले जाती है। वो कहते हैं यार बंदा काम का है, लेकिन बंदा इस तरह का है कि इसको रखने से हमें नुकसान होगा, तो आपको रिप्लेस कर देंगे, फायर ऑफ कर देंगे, या आपको साइड लाइन कर देंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स भी जब बना रहे होते हैं तो उसके अंदर भी एथिकल कंसिडरेशन को बड़ा इनकॉर्पोरेट किया जाता है।
विसल ब्लोअर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी जो ऐसा बंदा जो कि आपकी कोई चीज़ आइडेंटिफाई करे, को गलत हो रही है चीज़ उसे हाईलाइट करे और आपको अलर्ट करे, यानी विसल ब्लोअर का जो टर्म अगर हम देखें उसका लफ्ज़ी मीनिंग ये है कि आपको अवेक करे, विसल ब्लो करे, खतरे की घंटी को भी विसल ब्लोइंग कहते हैं। तो कहता है विसल ब्लोअर इज द पर्सन हु एक्सपोज क्रिएटिव इंफॉर्मेशन और एक्टिव विद इन अ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज डीम्ड इलीगल, अनएथिकल और नॉट करेक्ट। तो जो इसको हाईलाइट करता है उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। और विसल ब्लोइंग जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर वो करता है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा है और हम इसमें एथिक कल्चर में उसको हम एनकरेज करते हैं कि कोई बंदा आता है और हमें बताता है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी गलती भी हाईलाइट कर रहा हो कि जी आप ये जो करना चाह रहे हैं इसके ये आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। फिर ये कहता है मॉनिटर डिपार्टमेंट एंड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस रिगार्डिंग एथिकल इशू, एथिकल इश्यूज को मॉनिटर भी करें और उसे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस का हिस्सा भी बनाएं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर इसके अंदर एथिकल इश्यूज के अंदर ब्राइब्स की बात करते हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, ब्राइब कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। A gift bestowed to influence a recipient's conduct illegal in many countries, acceptable in others। कहीं पे ब्राइब्स होते हैं, कहीं पे नहीं होते। हर ऑर्गेनाइजेशन की होता है कि वो सुपरवाइजर के पास जाएगा, उसकी आप क्या कहते हैं, उसकी अनडू फेवर लेने के लिए उसके जो है मक्खन लगाएगा, उसे पॉलिश करेगा, जैसे आप लोग टीचर्स को करते हैं। ये भी एक ब्राइब के अंदर आता है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जिससे आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी खराब हो और कल को आप हाईलाइट भी हो जाती हैं। ये चीज़ें छुपती नहीं होती, तो जब आप ऐसी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं तो वो फिर आपके लिए आपके एक ऊपर पर्सनैलिटी के ऊपर आ जाता है कि यार ये बंदा ऐसा है और उसको ये चीज़ें चापलूसी कराना और ये करना बड़ा पसंद है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये फिर आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं आपके करियर के हिसाब से, आपकी जो उसके अंदर आपके अप्रेजल्स हैं उसके अंदर भी ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट आ जाता है। अब हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एनवायरमेंटल इश्यूज का ख्याल रखे, वो वहाँ जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ के लोगों की वेल बीइंग के लिए काम करे, वहाँ लोगों की मतलब प्रॉपर्टी जो है आसपास की जगह उस पर नाजायज़ कब्जे ना करे, वो जो उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या आबादी है उनके लिए स्कूल्स का, डिस्पेंसरी का, हॉस्पिटल्स का काम करे, उनके इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करे, अपने एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग के लिए काम करे। तो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। कहते जी एक्शंस एन ऑर्गेनाइजेशन टेक बियॉन्ड व्हाट इज लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एनहांस द वेल बीइंग ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये वही है कि जी आपने उनको प्रोटेक्ट भी करना है और एनहांस भी करना है वेल बीइंग उनकी ऑफ लिविंग थिंग्स, एनवायरनमेंट का, लोगों का ख्याल करना है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है। आपने एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करना, जैसे कि आप जो है एक्सपेंशन में मैसिव ट्री कटिंग है, आप अपना वेस्ट वाटर जो है वो पानी जो है उसको आप ट्रीट किए बगैर डाल रहे हैं और वो आगे जाके पानी में मिल रहा है और लोगों के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सोशल पॉलिसी concerns what responsibilities the firm has to its employees, consumer, environmentalist, minorities, communities, shareholders and other groups। तो ये कह रहा है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फर्म की अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ होती हैं, कंज्यूमर्स की तरफ जो उसकी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एनवायरमेंटल की तरफ होती हैं, माइनॉरिटीज़ की तरफ होती हैं, कम्युनिटी की तरफ होती हैं, टुवर्ड्स देयर शेयर होल्डर होती हैं या टुवर्ड्स अदर ग्रुप विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये उसको जो है रिलेट करता है और उसको एड्रेस करता है। सोशल पॉलिसी शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अब वो ये कहते हैं कि जब आप स्ट्रेटेजी कोई भी बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं या उसको एवेल्यूएट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को भी ख्याल करना पड़ता है कि एथिकल नॉर्म्स का, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का और आपकी सारी जो कंसर्न्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फर्म की, उसका ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो भी पॉलिसीज़ बनाएं उसको जो है इन चीज़ों को बेस करके बनाएं, या पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इन सारे सिनेरियोज को बेस करके इंप्लीमेंट करें, और फिर एवेल्यूएट कर रहे हैं तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भी एवेल्यूएट करें। ऐसा ना हो कि हम किसी को मिस आउट करें और वो फिर हमें जो है वो प्रॉपर हमें फीडबैक या प्रॉपर एवेल्यूशन ना। अब सोशल पॉलिसीज ऑन रिटायरमेंट, अगर आपके एम्प्लॉय रिटायर हो तो वो क्या है? वर्कर शॉर्टेजेस इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर लीडिंग टू चेंज इन रिटायरमेंट एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज। कि जी रिटायरमेंट की पहले एज जैसे कि 60 थी, अब किसी सिनेरियो में 65 कर दी है,
तो यही है कि हमारे पास जो वर्कर की शॉर्टेजेस है कंट्री में, ये लीड मतलब चेंजेस इसलिए भी आ रही हैं कि रिटायरमेंट और इमिग्रेशन पॉलिसी। अब कोई बंदा सेहतमंद है और मतलब अभी और भी 5-7 साल 10 साल सर्व करता है, हमारी जो रिटायरमेंट पॉलिसीज हैं हम उसके तो प्लान हो और नॉर्मली नहीं भी होता, तो भारत की सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल सस्टेनेबल। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि जब वो भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखे। वो ऐसी मतलब उसका जो वहाँ पे चीज़ें बना रही है उससे अगर कोई स्मोक इरप्ट हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है वो हवा को आबो हवा को करीबी जानवरों को परिंदों को नुकसान पहुंचा रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ बना रहा हो जिसकी डस्टिंग से आसपास की चीज़ें डैमेज हो रही हो, या सॉइल कंटेमिनेशन हो रही हो, या वो जो उसका पानी निकल रहा है जो वेस्ट वाटर है उसकी उससे तो वो वाटर ट्रीट कर रहे हैं या एज इट इज उसको डंप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को ये जब पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंदर ये चीज़ होती है कि हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये आती है कि हमारी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि हम नेचर को तबाह ना करें, हम उसको बचाएं, प्रिजर्व करें और उसको जो है मतलब उसको तबाह ना करें और प्रिजर्व करें और उसको डैमेज नुकसान ना करें नेचुरल एनवायरनमेंट को। अब देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि जी आप हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने ग्रीन एरियाज को खाते जा रहे हैं, आप अपने फ्रूटफुल फार्म्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो ये भी नेचर को डिस्ट्रॉय में आता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ आप उतनी ही उसका नेमूल बदल आप प्रोड्यूस करें ताकि जो आपका एक्ट है उससे वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर और जो दूसरी चीज़ ये आती है कि स्ट्रेटजीज ऑफ कंपनी आर स्क्रूटनाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव, कि आप जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं वो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट को देखते हुए कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयज, कंज्यूमर, governments and societies are resentful of firms that harm rather than protect the natural environment। तो ये कहता है कि एम्प्लॉयज, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज आर रिजेंटफुल ऑफ फर्म दैट हार्म रादर देन प्रोटेक्ट द नेशनल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर फर्ज करें आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट के लॉज हैं, नेशनल लॉज आ जाते हैं आपके ऊपर, आपके एम्प्लॉयज आपसे रिजेंट करेंगे, आपके कंज्यूमर कहेंगे कि नहीं जी। अब जिस तरह से अगर आप एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो यहाँ से फैब्रिक एक्सपोर्ट होता है यूरोप और जर्मनी और इस तरफ सारा यूएसए, तो उनकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि जी आप जो कपड़ा बनाते हैं उसके ऊपर जो आप ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल्स से वो ऐसे होने चाहिए जो कि ह्यूमन जो नेचर फ्रेंडली हो, एपीओ एनपीओ फ्री हो, कि वो हार्मफुल ना हो। अब रीजन क्या है जी, कपड़ा तो बन गया, धुल के पैक होके सील होके चला गया, उसकी प्रोसेसिंग में वो ये कहते हैं कि जब ये कपड़ा इस्तेमाल होगा, इवन टेबल टॉप है उसने धुलना है, जब वो धुलेगा वो पानी में जाएगा, पानी को हम ट्रीट करते हैं नॉर्मल क्योंकि वो है, उसके बाद वो ट्रीट होके पानी जाता है जब आपका समंदर में या उधर, तो वहाँ उसकी जो मेरीन लाइफ है, जो सी एनिमल्स हैं, मछलियाँ हैं और बाकी चीज़ें हैं वो उस पानी के अंदर होती हैं, वो उसे कंज्यूम कर लेती हैं, वो उसे पानी के अंदर होती हैं, वो जो पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं वो सारे उनके अंदर आते हैं और फिर हम उनको खाते हैं। तो वो जो अल्टीमेटली चीज़ हम सही करना चाह रहे हैं वो अपने लिए कि उससे ना नेचर डैमेज हो, अगर उसे कोई आगे कंज्यूम करता है तो वो भी डैमेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कैसी होती है जी? इट रिवील्स हाउ अ फर्म ऑपरेशन इम्पैक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। दीज रिपोर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड बट आर गुड बिजनेस प्रैक्टिस। ये कहता है कि जी जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि आपके फर्म के जो ऑपरेशन हैं उनका नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर आपकी गुड बिजनेस प्रैक्टिस है तो फिर हमें इसकी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती कि जी बहुत अच्छी फर्म है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल भी है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और इसलिए फिर वहाँ पे आपको रिपोर्ट मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। लैक ऑफ स्टैंडर्ड चेंजिंग, जो हमारे आजकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स डाउन होते जा रहे हैं, उनको नहीं होना चाहिए। तो हम मॉरली जो है आपको जो अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो मॉरली और एथिकली बड़ी स्टेबल होगी और बड़ी स्ट्रिक्ट होगी अपने मॉरल और उस पे एथिकल इम्पैक्ट्स पे, तो वहाँ पे जो लैक है वो नहीं होना चाहिए, उससे फर्म का नेम भी डैमेज होता है, रिप्यूट भी डैमेज होती है। तो ये कहता है कि मेकिंग अ क्लेम that the product or process is green is becoming more difficult as standard are put into a place। अच्छा मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। एनर्जी रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स आ रही हैं आजकल, ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जी हम कम से कम जो है टॉक हम जो चीज़ें हैं
उसको टॉक्सिक ना करें, हम कम से कम चीज़ें जो है उसको रिन्यू मतलब करें, हम जो है इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं, हम ऐसी चीज़ें लाएं कि जिससे इंसानों को, जानवरों को और एनवायरनमेंट तीनों को नुकसान ना हो। तो ये होती है ग्रीन प्रोडक्ट्स। ये बिकमिंग ग्रीन का जो कॉन्सेप्ट है वो है इको फ्रेंडली, इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली। ये आपका एनवायरमेंटली फ्रेंडली के अंदर आता है, इकोनॉमिक फ्रेंडली में नहीं आता। तो इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट्स आपकी वो होती हैं जो आपको कंज्यूमेबल एनर्जी, जिस तरह अब रिन्यूएबल एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है वो है इसमें आता है, एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, लेस टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर। ओबामा रेगुलेशंस, न्यू क्लीन टेक्नोलॉजी बिजनेस स्टार्टअप, सोलर है, विंड है, बायोफ्यूल है, इंसुलेशन है। पहले तो जी आपकी बिजली बनती थी फर्नेस ऑयल से, आपने जलाया, डीजल जलाया, वो किया, उसके अपने इफेक्ट है, स्मोक आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। सोलर की तरफ जी सूरज ने तो निकलना ही निकलना है, नेचर है, उसका एक टाइम स्पैन है। ऐसी चीज बनाई जाए जिससे सोलर से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, आपका हाउस होल्ड भी चल रहा है, आपकी सारी चीजें भी चल रही हैं, आपके ऑफिस भी चल रहे हैं, आपकी लाइट्स भी चल रही हैं। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, हम सोलर के अलावा विंड पे भी काम करते हैं। विंड मिल आई कि जी हवा तो चल ही रही है, हवा ने तो रुकना नहीं है। कुछ विंड कॉरिडोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे राउंड द क्लॉक 24/7 हवा का प्रेशर होता है। वो विंड कॉरिडोर्स आप आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे विंड मिल लगाएं जिससे आपकी हवा से बिजली जनरेट होती रहे। फिर आते हैं बायोफ्यूल्स, आपके लाइफ स्टॉक्स हैं, आपके लाइफ स्टॉक्स हैं, आपके जो जानवर हैं उनका जो वेस्ट है उसको आप इकट्ठा करके उससे आप बायोगैस के नाम से बायोफ्यूल बना सकते हैं। आप बायोफ्यूलिंग से आप गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने अपनी प्रोडक्शन के लिए, हाउस होल्ड के लिए, वर्किंग के लिए और आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। और फिर आप वेस्ट जो आपका कचरा है उससे भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आप वेस्ट जो आपके ग्रीन मटेरियल होता है, जिस तरह पत्ते हैं पुराने, उनसे आप बायोफ्यूल खाद बना सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं ग्रीन के अंदर वाली। मैनेजिंग एनवायरमेंटल अफेयर्स इन द फर्म, मैनेजिंग एनवायरमेंटल अफेयर्स इन अ फर्म क्या कहता है कि जी मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज दैट प्रिजर्व एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्स एंड कंट्रोल पोल्यूशन। जो मैंने आपसे पहले बात की कि हम जब स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, कोई भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उससे हम नेचुरल रिसोर्स ज़ाया तो नहीं कर रहे, हम कोई पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे। तो ये वही बात इसने यहाँ पे की है कि मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी दैट प्रिजर्व एंड कंजर्व, यानी एक तो प्रिजर्व करे और ज़ाया ना करे नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंट्रोल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज could include developing or acquiring green business। जैसे मैंने आपको इको फ्रेंडली या इको विजन या ग्रीन प्रोडक्ट्स का कहा, आप सोलर पे आ जाएं, आप मतलब जिस तरह आपकी कोयला जलाते हैं वो फर्नेस ऑयल से जलाते हैं, आप सोलर की तरफ चले जाएं, बिजली प्रोडक्शन में चले जाएं। डाइवेस्टिंग एंड ऑल्टरिंग एनवायरमेंट डैमेजिंग बिजनेस, आप अपना जो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिससे एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है, पोल्यूशन का बाइस बन रहा है, तो आप उसके पोल्यूशन कंट्रोल फिल्टर्स लगाइए, ट्रीटमेंट लगाइए या फिर अपने बिजनेस लाइन को चेंज करें। स्ट्राइविंग टू बिकम अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी कन्वर्जन, यानी बायोफ्यूल्स से ला के भी आप एनर्जी जो है लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जी परसुइंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी थ्रू ग्रीन प्रोडक्ट फीचर, ये वही ग्रीन प्रोडक्ट की बात की कि आप जो है ग्रीन प्रोडक्ट्स की तरफ ला के चीज़ों को आप उसकी जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी से आप क्रिएट कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। अब ये कहते हैं स्टूडेंट्स एंड एनवायरमेंटल ट्रेनिंग क्या कहती है। कंपनीज प्रेफर टू हायर ग्रेजुएट विद ट्रेनिंग इन एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जो भी कंपनी हायर करती है, जो भी नए एम्प्लॉइज को हायर करती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही कहती हैं आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, या आपने कोई इस पर ट्रेनिंग की हुई है, या आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़मरे में आता है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर आता है, आप हमें वो बताएं। अब एक बड़ी छोटी सी बात है, पेपर जो है दरख्तों से बनता है। हम अगर पेपरलेस अपनी एक्टिविटीज़ कर लें, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करें और अपनी सारी कन्वर्सेशन और सारी चीज़ें हम ई कॉमर्स के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर ले जाएं और पेपरलेस हो जाएं, तो हम नेचर को बचा रहे हैं। वो भी एक फॉर्म ऑफ अ ग्रीन प्रोडक्ट में आता है, ये ग्रीन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। रीजंस व्हाई फंड्स शुड बी ग्रीन,
कंज्यूमर डिमांड, ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैंने आपको यूरोपियन कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट हो रहा है कपड़ा उसका बताया है। पब्लिक ओपिनियन, लोगों की एनवायरमेंटल एडवोकेसी, जो ग्रुप्स जो है जो एनवायरमेंटल को सपोर्ट करते हैं ग्रुप्स, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके राइट्स के लिए और उसकी जो है प्रोटेक्शन के लिए। फिर आपके जो रेगुलेशन लॉ और लेजिस्लेशंस हैं, वो लेजिस्लेशंस वो आ सकते हैं, कंज्यूमर्स आ सकते हैं, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और लाइबिलिटी या सूट्स और फाइन भी आ सकते हैं अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके समय में आती हैं। बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, आपको जो है प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। डू मोर देन बेयर मिनिमम, आप ज़्यादा काम करें, एक्सपेक्ट कम करें और वो करें। रिएक्टिव ये होती है चेंजिंग ओनली व्हेन फोर्स्ड बाय द लॉ और कंज्यूमर, आप रिएक्शन, वो जब एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ना, तो अगर एक्शन नहीं है आप उससे पहले चीज़ें संभाल लेते हैं तो आपकी वो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। अब ये कुछ सर्टिफिकेशंस की बात करता है जो एनवायरनमेंट और उसके उसके ऊपर आती हैं। जैसे ISO 9000 था, 9001 था, 14000, 14001, ये क्या है जी? ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, a network of standard institute in 147 countries, largest developer of sustainability standards in the world. Compliance is voluntary. ISO 14000 a series of voluntary standards in environmental field, ये environment के ऊपर आता है। 14000, 14001, 14001 कहता है कि इसके अंदर जो है a set of standards including within ISO 14000 adopted by thousands of the firm worldwide to certify that they are conducting businesses in the environment friendly manner. तो वही एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में काम करेंगे तो आपको ISO सर्टिफिकेशन मिल जाती है। और ISO सर्टिफिकेशन 14000 या 14001 ये बताती है कि आप जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं कर रहे, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार नेटवर्क्स, अब ये देखें, अब ये भी एक ग्रीन कॉन्सेप्ट की है। आजकल आप सुन रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्स का कॉन्सेप्ट है कि जिसे आप चार्ज करें और उसे आप ट्रैवल करें, आपको कोई फ्यूल की या गैस की नहीं होगी। तो आप एक तो एनर्जी बचा रहे हैं गैस की सूरत में, और फ्यूल है तो उससे एमिशन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ओमिट होती है, एनवायरनमेंट खराब होता है। तो ये भी ग्रीन है कि गवर्नमेंट की फंडिंग से हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, हाइब्रिड कार्स आएँ, जिसकी वजह रिचार्जिंग स्टेशन हों, जहाँ जाए लोग अपनी गाड़ियाँ चार्ज करें और आगे जाएँ। तो ये काफ़ी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड भी है, हो भी रही है, बहुत सारी कंपनीज ने डेवलप भी कर लिया है। इट इज़ कॉस्टली नाउअडेज, उनको चीपर की तरफ आना पड़ेगा ताकि लोग इसकी तरफ आएँ। अब ये जो हाइब्रिड कार का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि जी आपको फ्यूल आपका कम होता है और आप उसकी बैटरीज पे उसको चलाते रहते हैं, तो वो इसका हाइब्रिड कार्स का कॉन्सेप्ट भी यही है। इलेक्ट्रिक कार्स में तो टोटली आप बैटरी पे चलते हैं, आप उसे चार्ज करते हैं और चलते हैं, और जब उसको खत्म हो रही होती है आप उसे रिचार्ज करते हैं चार्जिंग डॉक्स के ऊपर। मार्च 2009 में कोपेनहेगन में एक मीटिंग हुई थी जिसमें साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर भी बहुत डैमेज हो रही है। कंपनी एंड गवर्नमेंट एनकरेज टू विगरसली इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू कट ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये सारी गैसेस को कंट्रोल करने के लिए, ओजोन को बचाने के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये इन्होंने मीटिंग हुई थी और उसमें बहुत सारी पॉलिसी। तो दैट वाज ऑल अबाउट हमारा ये सारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ग्रीन का, एनर्जी कंज्यूमिंग का, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का, एथिक्स का, नॉर्म्स का। तो इंशाल्लाह विल बी कंक्लूडिंग आवर कोर्स इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो थैंक यू वेरी मच।